हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं सब ग्रुप से रिलेटेड। दोस्तों, भले ही आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा, परंतु आप बिल्कुल भी चिंता न करें। आप चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको हर एक बात, हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक शब्द आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। समझाते समय हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, अगर उनके आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक टॉपिक के वीडियोस को लेक्चर क्रमांक अनुसार अरेंज करके उन सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं। आप सभी वीडियोस को देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है सारे के सारे वीडियोस। आपको बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कि इस थ्योरम में हमें क्या सिद्ध करना है। यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप is a subgroup if and only if they are comparable, that is if and only if one subgroup is contained into the other। यानी कि किसी ग्रुप जी के किन्हीं दो सब ग्रुप्स का यूनियन, किन्हीं दो उप समूहों का जो संघ है, वो जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि दोनों के दोनों सब ग्रुप्स कंपेरेबल हो, अर्थात दोनों में से कोई एक दूसरे के भीतर अंतर्विष्ट हो। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स हैं, तब H1 यूनियन H2 यानी इन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन ये भी जी का एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि या तो H1 H2 का सबसेट हो या फिर H2 H1 का सबसेट हो। यानी दोनों सब ग्रुप में से कोई एक अगर दूसरे के भीतर समाहित हो, दूसरे के भीतर अंतर्विष्ट हो, तब ही उन दोनों सब ग्रुप्स का यूनियन जी का एक सब ग्रुप होगा। दोस्तों, अब एक बात यहाँ पे गौर करने लायक है कि पिछले थ्योरम्स में हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप हैं, तब उनका इंटरसेक्शन ये जी का सब ग्रुप होता ही होता है। अर्थात उस केस में इस टाइप का ऐसा कुछ शर्त नहीं था कि भाई दोनों में से किसी एक सब ग्रुप को दूसरे में होना चाहिए, ऐसा कुछ शर्त नहीं था। यानी कि अगर H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप हैं तो उनका इंटरसेक्शन ये भी निश्चित रूप से जी का एक सब ग्रुप होता है, ठीक है। परंतु यूनियन के लिए बात सदैव सत्य नहीं होती। अर्थात अगर ये वाली शर्त संतुष्ट हो रही है, सिर्फ इसी शर्त के साथ वो बात संतुष्ट होती है कि उनका यूनियन भी जी का एक सब ग्रुप होगा। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए H1 और H2 जी के कोई दो सब ग्रुप्स है, ठीक है। अगर मान लो H1 H2 का सबसेट है, तब ऐसी स्थिति में दोनों का यूनियन H2 होगा, क्योंकि अगर एक सेट दूसरे का सबसेट हो तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का यूनियन जो बड़ा वाला होता है ना, जो सुपर सेट होता है ना, वही होता है। जैसे यहाँ पे देखो H1 H2 के भीतर है, यानी H2 H1 को अपने भीतर रख रहा है। कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। मान लो ये H2 हो गया, ठीक है, और उसके भीतर कौन है? H1 है। यानी H2 अपने भीतर H1 को रख रहा है। ऐसी स्थिति में जब आप यूनियन करोगे तो यूनियन में दोनों के मेंबर इकट्ठे होते हैं, तो आखिर H1 के जो मेंबर्स हैं, आखिर H1 के जो एलिमेंट्स हैं, वो आखिर H2 के भी तो है, क्योंकि H1 पूरी तरह से H2 में ही तो शामिल है। तो इसलिए दोनों का यूनियन करोगे तो दोनों में से जो बड़ा है, यानी कि जो छोटे को अपने भीतर रख रहा है ना भाई, तो कौन किसको अपने भीतर रख रहा है? H2 H1 को अपने भीतर रख रहा है, यानी H2 बड़ा है, H2 सुपर सेट है H1 का, तो इसलिए दोनों का यूनियन जो होगा वो H2 होगा। और H2 कौन है? H2 जी का एक सब ग्रुप है, और H2 के बराबर ही तो अभी हमको H1 यूनियन H2 मिल रहा है। तो इसलिए हमने लिखा है कि H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि H1 यूनियन H2 कोई और नहीं बल्कि H2 के बराबर आया है, और H2 जी का एक सब ग्रुप है और ये इसके बराबर है, इसलिए ये जी का एक सब ग्रुप हो गया। मान लीजिए H2 यदि H1 का सबसेट हुआ, मान लीजिए यदि H2 H1 का सबसेट हुआ, यानी कि कुछ इस तरह का केस हुआ कि H1 बड़ा है और उसके भीतर है यदि H2, ऐसी स्थिति में यदि आप दोनों का यूनियन करते हैं तब H1 आएगा, क्योंकि अभी दोनों में जो बड़ा है यानी कि जो सुपर सेट है वो H1 है। तो ऐसी स्थिति में दोनों का यूनियन H1 आएगा, और H1 कौन है? H1 के बारे में पता है कि ये जी का एक सब ग्रुप है ना भाई। और अभी H1 यूनियन H2 हमको H1 के बराबर मिल रहा है,
और H1 G का एक सब ग्रुप है और ये उसी के बराबर है, इसलिए ये भी G का एक सब ग्रुप होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये और कोई और नहीं बल्कि ये स्वयं H1 है, इसलिए H1 यूनियन H2 G का एक सब ग्रुप होगा। तो आपने देखा कि H1 यूनियन H2 G का एक सब ग्रुप कब हो रहा है? जब आपने या तो H1 H2 का सबसेट है, जब ऐसा माना तभी आपने ये डिसाइड किया या तभी आपने इस चीज को सिद्ध किया कि हाँ H1 यूनियन H2 G का एक सब ग्रुप होगा, जब आपने ऐसा माना। या फिर जब आपने ऐसा माना कि हाँ भाई चलो भाई, अगर ये है तब भी ये सत्य होगा, अगर ये नहीं है बल्कि इसका ठीक उल्टा है कि H2 मान लो अगर H1 का सबसेट है तब भी ये वाली बात सच होगी। यानी कि H1 यूनियन H2 जो है वो G का एक सब ग्रुप होगा। कब होगा? जब या तो H1 सबसेट होगा H2 का या तो H2 सबसेट होगा H1 का, तब ये इंप्लाई करेगा यानी कि निर्देशित करेगा कि हाँ H1 यूनियन H2 ये भी G का एक सब ग्रुप होगा। तो ये एक भाग सिद्ध हुआ जिसमें हमने H1 को H2 का सबसेट माना, और या फिर यदि H2 H1 का सबसेट हो तो उस स्थिति में हमने सिद्ध किया कि हाँ दोनों का यूनियन G का एक सब ग्रुप होगा। दोस्तों बहुत इजी तरीके से आपको ये थ्योरम समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है। अब कन्वर्स पार्ट में हम ये मान के चलेंगे कि मान लीजिए H1 यूनियन H2 G का एक सब ग्रुप है, ठीक है। और अब हम देखो यहाँ पे हम लोग ये लेके चल रहे थे कि भैया दोनों में से कोई एक अगर दूसरे के भीतर है, यानी कि या तो H1 H2 के भीतर है या तो H2 H1 के भीतर है, हम लोग ये लेके चल रहे थे और हम लोग सिद्ध किए कि दोनों का यूनियन G का एक सब ग्रुप होगा। यहाँ पे आप देख लो है ना भाई। कन्वर्स पार्ट में हमको क्या लेके चलना है कि मान लीजिए H1 और H2 G के दो ऐसे सब ग्रुप्स हैं कि उनका यूनियन भी G का एक सब ग्रुप है। H1 यूनियन H2 G का एक सब ग्रुप है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं। और हमको अब सिद्ध करना है कि भैया अगर ये ऐसा है H1 यूनियन H2 अगर G का एक सब ग्रुप है, तब अवश्य ही या तो H1 H2 के भीतर होगा या तो H2 H1 के भीतर होगा, यानी दोनों में से एक अवश्य ही दूसरे वाले का सबसेट होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसके विरोध में मान लो यदि संभव हो तो, है ना भाई, इफ पॉसिबल लेट neither H1 is subset of H2 nor H2 is subset of H1। देखो हमको सिद्ध करना है कि भैया दोनों में से कोई एक किसी दूसरे का सबसेट है, यानी कि H1 या तो सबसेट है H2 का या तो H2 सबसेट है H1 का। इस तरीके से हमको सिद्ध करना है, परंतु जानबूझकर हम उल्टा मान के चल रहे हैं कि ना तो H1 H2 का सबसेट है न ही H2 H1 का सबसेट है। हम ये उल्टा मान के चल रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाकर के हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगा, एक विरोधाभास मिलेगा। चलिए देखते हैं ये कैसे मिलेगा। अब देखो ध्यान से देखिएगा, आपने यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भैया H1 H2 का सबसेट नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? अगर H1 H2 का सबसेट होता तो ऐसी स्थिति में H1 का हर एलिमेंट H2 में भी शामिल होता, क्योंकि ये इसका सबसेट है, ऐसा हम कहते हैं। परंतु हम तो बोल रहे हैं कि H1 H2 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब ये है कि H1 में कम से कम एक मेंबर ऐसा जरूर होगा जो H2 में शामिल नहीं होगा। अरे भाई अगर H1 के सारे मेंबर्स H2 में शामिल होने लगे तो फिर H1 तो H2 का सबसेट हो जाएगा ना। परंतु आपने तो ऐसा कहा नहीं है, आपने तो कहा है भैया neither H1 is subset of H2, मतलब H1 जो है वो H2 का सबसेट नहीं है। इसका अर्थ यह है कि H1 में कम से कम एक सदस्य ऐसा अवश्य मिलेगा जो H2 में जो H2 में शामिल नहीं होगा। आप इसे चित्र के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं। देखो ये देखो, ये अगर H2 मान लो H1 पूरे तरीके से H1 के सॉरी मान लो H1 यदि पूरे तरीके से H2 के अंदर है, पूरे तरीके से अगर उसका सबसेट है, ऐसी स्थिति में जो एलिमेंट H1 के अंदर है वो एलिमेंट H2 के भी अंदर है, चित्र से आप देख सकते हो। परंतु हम बोल रहे हैं कि H1 H2 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब कुछ इस तरह से हो सकता है, आप ये चित्र के माध्यम से समझो कि कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H1 में तो है। आप देख लो ये एलिमेंट H1 वाले गोले में है परंतु H2 वाले गोले में शामिल नहीं है। इसका अर्थ यह है कि H1 जो है वो H2 का सबसेट नहीं है, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो H1 में है ना भाई, परंतु H2 में नहीं है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर H1 को H2 का सबसेट नहीं है ऐसा मान के चल रहे हैं। इसलिए देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू H1, यानी कि एक एलिमेंट कोई भी नाम उसको हमने A दे दिया है,
H1 में इस प्रकार अवश्य होगा जो H2 में नहीं होगा। आप देख लो, यही A है, यही A है जो H1 में तो है परंतु H2 में नहीं है। ठीक है, ठीक इसी तरह से आपने ये भी तो यहाँ पे कहा है कि H2 H1 का सबसेट नहीं है, H2 H1 का सबसेट नहीं है। इसका मतलब अवश्य ही H2 में ऐसा कोई मेंबर होगा जो H1 में नहीं होगा। उस एलिमेंट को आपने नाम दे दिया यहाँ पे B, इस तरीके से। ठीक है, there exists B belongs to H2 such that B does not belong to H1। अब देखो, यानी एक ऐसा एलिमेंट है जो H1 में है किंतु H2 में नहीं है, B ऐसा एलिमेंट है जो H2 में है किंतु H1 में नहीं है। परंतु हम इस तरह तो अवश्य ही लिख सकते हैं कि A belongs to H1, it implies that A belongs to H1 union H2, क्योंकि यूनियन में अगर कोई एलिमेंट है तो इतना तो तय है कि वो कम से कम किसी एक में होना चाहिए। तो भैया A H1 में है ना, हाँ, तो हम उसको दोनों के यूनियन में शामिल होता हुआ लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन मतलब कि हाँ भाई कम से कम किसी एक में होना चाहिए। तो भैया H1 में तो है, तो A बिलोंग्स टू अगर H1 है तो यह अवश्य ही निर्देशित करेगा, इंप्लाई करेगा कि A बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। ठीक, चलिए B किस में बिलोंग करता है, H2 में बिलोंग करता है। आप इस तरह से अवश्य लिख सकते हो कि B बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, क्योंकि भले H2 में नहीं है B तो क्या हुआ, H1 में तो है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, भले H1 में नहीं है B तो क्या हुआ, H2 में तो है, इसलिए हम उस B को दोनों के यूनियन में दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब A ये भी H1 यूनियन H2 में बिलोंग करता है, B ये भी H1 यूनियन H2 में बिलोंग करता है ना भाई। और H1 यूनियन H2 जो है वो सब ग्रुप है G का, हमने ये मान के चला है, इसलिए क्लोजर लॉ के अकॉर्डिंग इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी H1 यूनियन H2 में अवश्य बिलोंग करेगा। दोस्तों यहाँ पर ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिया है। ठीक है, तो भाई H1 यूनियन H2 कौन है, वो G का एक सब ग्रुप है। तो क्लोजर लॉ के अनुसार अगर A इसमें शामिल है, B इसमें शामिल है, तो अवश्य ही इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये भी H1 यूनियन H2 में शामिल होना चाहिए, है ना भाई, अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो A इंटू बी यानी ए बी जो है वो H1 यूनियन H2 में शामिल है। इसका अर्थ ये है कि या तो वो H1 में होगा या तो H2 में होगा, हो सकता है दोनों में हो। A यूनियन बी में देखो कोई भी चीज अगर A यूनियन बी में शामिल है, ध्यान दीजिएगा, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन बी, है ना भाई, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन बी मतलब X या तो A में होगा या तो X B में होगा या तो दोनों में होगा। ये चीजें हमने पढ़ी है, यूनियन की यही परिभाषा है कि अगर X A यूनियन B में है तब इसका अर्थ यह है कि X दोनों में से कम किसी एक में तो अवश्य होगा। तो इसी बात से प्रेरित होकर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया A इंटू बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, यानी कि ये जो A B है दोनों में से कम किसी एक के अंदर तो होगा ही होगा। इसी को हमने लिखा है कि A B बिलोंग्स टू H1 या A B बिलोंग्स टू H2, तो दोनों में से किसी न किसी एक के अंदर तो होगा, हो सकता है दोनों में हो। तो आगे चल करके हम देखेंगे कि वास्तव में इसको दोनों में से किसी में भी शामिल होता हुआ मानने पर हम एक विरोध में पहुंचते हैं। चलिए देखते हैं, यदि आप A B बिलोंग्स टू H1 लेके चलते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, A बिलोंग्स टू H1 है, ठीक है, A बिलोंग्स टू H1 है, H1 एक सब ग्रुप है, सब ग्रुप होने के नाते स्वयं एक ग्रुप है, इसलिए किसी भी एलिमेंट का इनवर्स भी उसमें होगा, इनवर्स लॉ के अकॉर्डिंग, है ना भाई। अब ये A इनवर्स H1 में है और ये A भी H1 में है, तो दोनों के बीच अब आप क्लोजर नियम लगाइए, क्लोजर लॉ लगाइए, संवरक नियम लगाइए कि भैया A इनवर्स ये H1 में है, ये भी H1 में है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये भी H1 में होना चाहिए, तो A इनवर्स इंटू ए बी। तो ये क्लोजर नियम से इन दोनों का ये A इनवर्स और ए बी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी H1 में बिलोंग करना चाहिए, है नहीं, ये भी H1 में बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, A इनवर्स इंटू ए, इसको हमने साथ रख लिया एसोसिएटिव लॉ, है ना भाई, एसोसिएटिव लॉ से, और बी अलग कर लिया, ये भी H1 में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि देखो A इनवर्स A जो है वो तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा अगर, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को B से गुणा करने से वापस B मिलेगा, तो B बिलोंग्स टू H1 होना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि A इनवर्स इंटू A तो आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा।
तो इसको बी से गुणा करने पर बी, फिर बी मिलना चाहिए और बी बिलोंग्स टू H1। लेकिन ये हमारी मान्यता का विरोध करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे कह दिया था ऊपर में कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जो H2 में तो है परंतु H1 में शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो आप ला रहे हैं कि बी बिलोंग्स टू H1, तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है। ठीक है, तो ये इसका अर्थ है कि ये नहीं हो सकता है ना भाई, हम लोग ये वाला मान के चले और हम लोग एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच गए। चलिए अगर मान लो ये होता है तो सिमिलरली इफ ए बी बिलोंग्स टू H2, ए बी बिलोंग्स टू H2 अगर लेते हैं तब देखो क्या मिलता है अपने को, तब ए बी और बी इनवर्स के बीच आपने क्लोजर लॉ लगाया। कैसे भाई, देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपने कहा है ना भाई, कहाँ पे कहा है आपने, बी बिलोंग्स टू H2 आपने कहा है, देखो बी बिलोंग्स टू H2 आपने कहा है। आप खुद सोचो कि भाई बी अगर H2 में बिलोंग करता है तो बी इनवर्स ये भी तो H2 में बिलोंग करेगा, क्योंकि H2 जी का एक सब ग्रुप है। तो ऐसी स्थिति में अब क्लोजर लॉ आप लगाइए ए बी और बी इनवर्स के बीच, यानी दोनों का प्रोडक्ट कीजिए। तो ए बी और बी इनवर्स का आपने प्रोडक्ट किया, तो ऐसी स्थिति में बी और बी इनवर्स को हमने साथ लिख लिया एसोसिएटिव नियम की मदद से, साहचर्य नियम की मदद से, कि भाई ब्रैकेट इन दोनों के बीच लगा है तो हम उन दोनों के बीच भी लगा सकते हैं, ये साहचर्य नियम कहता है। और बी इंटू बी इनवर्स जो हो गया ई बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को ए से गुणा करोगे तो वापस ए मिलेगा और ए बिलोंग्स टू H2 आपको मिल रहा है, जो कि पुनः हमारी मान्यता का विरोध कर रहा है। फिर से हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंचते हैं, क्योंकि 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 आपने ऐसा कहा था कि A belongs to H1 such that A does not belongs to H2, मगर आप यहाँ पे ला रहे हैं कि A belongs to H2, तो ये पुनः हम एक विरोध पर पहुंचते हैं। इसका मतलब उस AB को आपने चाहे H1 में माना चाहे H2 में माना, वो हर हाल में आपको एक विरोध प्रदान कर रहा है। तो इसलिए हमारा मानना ही गलत था। हमने शुरू में माना था ना भाई कि लेट इफ पॉसिबल नाइदर H1 इज सबसेट ऑफ H2 नॉर H2 इज सबसेट ऑफ H1, तो हमारा यहीं पर मानना गलत था। अर्थात सही क्या है, सही यही है भैया कि या तो H1 H2 के भीतर होगा या तो H2 H1 के भीतर होगा। तो इस तरह से ये थ्योरम जो है वो प्रूफ होता है दोस्तों इसका कंप्लीट। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो बेझिझक बिंदास अवश्य पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।